Hello my dear students and learner, this is the second video of chapter first statics in economics. So I am going to continue here with the second video of this chapter. So the first topic of this video is what is statics. Statics का क्या मीनिंग है, स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है. सो इवन टू अ लेमैन दिस शुड नॉट बी द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. तो लीमैन कौन है यहाँ पर? लीमैन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती. तो इस प्रकार के व्यक्ति के लिए भी ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो स्टैटिक्स है वो बहुत ईजी है ना. इफ़ asked to define statics, we can expect a layman to say that statics is something like a score of quantitative information. Yes, it is true. देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा. अगर आप किसी व्यक्ति से जिसको कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, अगर आप उससे भी कहेंगे कि आप स्टैटिक्स डिफ़ाइन करने के लिए, है ना, तो वो भी इजीली स्टैटिक्स को डिफ़ाइन कर सकता है, ठीक है. क्योंकि स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स में हम स्टोर करते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को. मतलब स्टैटिक्स में हम सिर्फ डाटा को रिकॉर्ड करते हैं. देखिए स्टैटिक्स में क्या होता है? स्टैटिक्स में रिकॉर्ड होता है डाटा, यानी कि स्टोर होता है डाटा, ठीक है. यही बात है स्टैटिक्स की, ठीक है. तो यस, इट इज़ अ ट्रू, यही है स्टैटिक्स. स्टैटिक्स का मीन्स क्या है? जहाँ पर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को या quantification of facts and finding. And how do we quantification the information? There must be a system, method or technique to collect the quantitative information. Also statistical information may be raw material, it need to be classified. ठीक है. देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया स्टैटिक्स के बारे में. स्टैटिक्स में कुछ नहीं करते हम, क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है. अब जब हम क्वांटिटीज़ को स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए और स्टोर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए, एक टेक्निक होनी चाहिए, है ना. तो उस सिस्टम, उस मेथड, उस टेक्निक को हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है. सबसे पहले हमें स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को रॉ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कलेक्ट करना होता है. उसके बाद हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, है ना, या फिर उसको टेबुलेटेड करते हैं. टेबुलेटेड मतलब होता है टेबल की फॉर्म में उसको अरेंज करना, ठीक है. तो सबसे पहले स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स है क्या? देखिए स्टैटिक्स का मीनिंग होता है हिंदी में सांख्यिकी. सांख्यिकी का मतलब क्या है? जो चीज़ संख्या से बनी हो. संख्या मतलब नंबर. तो स्टैटिक्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? नंबर्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. नंबर्स स्टोर करते हैं यानी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, यानी क्वांटिटी स्टोर करते हैं, ठीक है. उस क्वांटिटी को सबसे पहले हमें क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है. इंफॉर्मेशन कोई भी हमारे पास, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसको हम कहते हैं रॉ इंफॉर्मेशन, ठीक है. उस रॉ इंफॉर्मेशन को हमें क्लासिफाई करना होता है और टेबुलेट करना होता है. क्लासिफाई करना मतलब उसको अलग अलग करना है, ठीक है, मतलब चीज़ों को डिवाइड करना. और टेबुलेट करना मतलब उनको टेबल की फॉर्म में अरेंज करना. ओके. तो हमने सबसे पहले स्टैटिक्स को समझने के लिए रॉ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है. और रॉ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको क्लासिफाई कर दिया. क्लासिफाई मतलब उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है. जैसे कि हमने मान के चलिए स्कूल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की स्टूडेंट्स के बारे में. हमें पता चला किसी स्कूल में 2000 स्टूडेंट हैं. तो अब हमने उनको डिवाइड कर दिया किसके हिसाब से? जेंडर के हिसाब से, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स के हिसाब से. तो इसको हम कहेंगे डिवीज़न करना. फिर मैंने उस डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया. अब टेबुलर फॉर्म में मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? मैं उसको क्लास वाइज अरेंज कर सकता हूँ. मैंने एक कॉलम बना लिया क्लास का, है ना, दूसरा कॉलम बना लिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का. फिर मैंने शो करा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे करके मैंने पूरा 12th क्लास तक लिखा. फिर मैंने उसको अरेंज कर दिया कि फ़र्स्ट क्लास में बॉयज़ कितने हैं, इतने. फिर सेकंड में बॉयज़. तो इस हिसाब से मैंने पहले क्लासिफिकेशन किया उसका, बॉयज़ या गर्ल्स में. फिर उस डाटा को मैंने टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लिया क्लास वाइज, ठीक है. तो सबसे पहले हमें डाटा को रॉ फॉर्म में मिलता है हमें डाटा, उसको हमें स्टोर करना होता है. और स्टोर करने को ही हम कहते हैं स्टैटिक्स. लेकिन सिर्फ स्टोर करने तक ही हमारा काम ख़त्म नहीं हो पाता, है ना. उससे हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी फाइंड करनी होती है, ठीक है. उसके लिए हम स्टैटिक्स के कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि हम मीन निकालते हैं, यानी कि एवरेज निकालते हैं, ठीक है. आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में. परसेंटेज निकालते हैं, है ना. और यानी कि ये है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका एनालाइज करते हैं हम लोग.
और इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उससे कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स हो इकोनॉमिक्स के तो आपको उन सारे मेथड और टेक्निक के बारे में पढ़ना होगा जो हम स्टैटिक्स में यूज़ करते हैं, तभी आप स्टैटिक्स को सीख पाओगे। ठीक है, जैसे कि आपने 9th में या 10th में मीन, मीडियन, मोड इनके बारे में पढ़ा होगा, है ना, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, है ना, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब क्या हैं, टूल्स हैं किसके, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के, है ना। तो ये सब स्टैटिक्स का पार्ट है। तो यही सारी टेक्निक्स हमें, मेथड हमें सीखने हैं जिससे हम एनालाइज कर सकें डाटा को और कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकें उस डाटा से। तो दैट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स अ प्लूरल नाउन। अब स्टैटिक्स एक प्लूरल नाउन है, इसका क्या मतलब है, तो जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं स्टैटिक्स में, वो कभी हम किसी इंडिविजुअल पर्सन का डाटा कलेक्ट नहीं करते। हम डाटा कलेक्ट करते हैं मल्टीपल पीपल का, यानी एक कम्युनिटी का या काफ़ी सारे लोगों का। ठीक है, तो इसको हमें समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेना होगा। ठीक है, जैसे कि राम को 500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, है ना, किसके तौर पर, पॉकेट अलाउंस के तौर पर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल की। देखिए, अगर राम को यहाँ पर 500 रुपीज़ पॉकेट मनी के तौर पर मिलते हैं, तो 500 रुपीज़ अगर राम को पॉकेट मनी के तौर पर मिल रहे हैं तो ये स्टैटिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो डाटा है वो सिंगुलर डाटा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि 8th क्लास के सभी बच्चों को या 10th क्लास के सभी बच्चों को 500 रुपीज़ पर मंथ की एवरेज पॉकेट अलाउंस मिलता है, यानी कि एवरेज पॉकेट मनी 8th क्लास के या 10th क्लास के बच्चों को मंथली औसतन मतलब एवरेज यानी कि मीन, तो एवरेज तौर पर 500 रुपीज़ 8th क्लास के या 10th क्लास के सभी बच्चों को अगर मिलते हैं 500 रुपीज़ पॉकेट मनी के तौर पर, तो वो हमारा क्या हो सकता है, स्टैटिक्स हो सकता है। देखिए, मैंने जब एक बच्चे की बात की, उसकी पॉकेट मनी की बात की, तो वो स्टैटिक्स नहीं था, लेकिन मैंने पूरी क्लास की बच्चों की बात की, पूरी क्लास में 30 स्टूडेंट, 40 या 50 या 20 स्टूडेंट्स भी होंगे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हो गए, है ना। और सबको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मिलती होगी। सबकी पॉकेट मनी का जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। तो स्टैटिक्स क्या है, जब हम काफ़ी सारे लोगों की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 500 मिल रहा है औसतन बच्चों को। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ कि 12th क्लास के बच्चों को एवरेज पॉकेट मनी कितनी मिल रही है, 1000 मिल रही है, और 8th क्लास के बच्चों को एवरेज पॉकेट मनी कितनी मिल रही है, 500 मिल रही है। तो देखिए, मैं यहाँ पे डाटा को इजीली कंपेयर भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये स्टैटिक्स के मैं इसमें टूल भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है, क्योंकि ये मल्टीपल लोगों के ऊपर यानी कि मल्टीपल आइटम पर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम किसी सिंगुलर पर्सन पे स्टैटिक्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ऑन योर मोबाइल स्क्रीन यू कैन सी दिस डाटा। तो ये डाटा आप देख सकते हैं ना। तो इस डाटा में से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्टैटिकल डाटा है और कौन से स्टैटिकल डाटा में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ काउ हैज़ 4 legs। तो यहाँ पे हम सिंगल काउ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ डाटा ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो डाटा विच आर स्टैटिक्स कौन सा है, एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। देखिए यहाँ पर ये इसको हम डाटा कह सकते हैं, स्टैटिकल डाटा कह सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बात की मल्टीपल लोगों की। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम औसतन अगर 26 लोगों की हाइट यानी कि 26 मेल मेंबर्स की हाइट अगर हम इंडिया की लेते हैं तो वो औसतन तौर पर एवरेज कितना होता है, 6 फीट होता है। ठीक है, और अगर हम इस डाटा को कंपेयर करें किससे, नेपाल के डाटा से, कि नेपाल में अगर हम औसतन 26 लोगों की यानी 26 मेल पीपल की अगर हम क्या लेते हैं, एवरेज हाइट लेते हैं, तो वो कितनी होती है, 5 फीट होती है ना। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिकल डाटा, और इस हम स्टैटिकल डाटा में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली। ओके, राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। अब राम की पॉकेट में 200 रुपीज़ हैं। दूसरी तरफ बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8000
इन यूएसए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने सिंगल पर्सन की बात करी राम की, और यहाँ पर हमने 18 पर 1000 की बात की है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है काफ़ी ज़्यादा लोगों की बात चल रही है। इंडिया में बर्थ रेट की बात चल रही है और यूएसए में बर्थ रेट की बात चल रही है, तो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर प्लूरल सेंस यूज़ हो रहा है देखिए, इसीलिए हमने कहा था कि स्टैटिक्स क्या है, प्लूरल यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, अ यंग लेडी वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर यंग लेडी के बारे में बात हो रही है, तो इस सिंगल पर्सन है, तो ये स्टैटिक का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर बात करी कि इंडिया हैज़ वॉन 60 टेस्ट मैच इन अ क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर इंडिया के काफ़ी सारे क्रिकेट मैच की बात की, यानी कि हमने 110 क्रिकेट मैचेस की बात की जो इंडिया ने प्ले करे हैं पिछले 10 साल में। तो ये सिंगुलर फॉर्म तो नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है। तो इस प्रकार से अगर हम डाटा स्टैटिक्स में देखते हैं तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है ना, क्वालिटेटिव डाटा इसी को हम कहते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फीचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो ये है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। तो स्टैटिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पर काम करती है। इसका मतलब क्या है, अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिक्स, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज़ ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, एज द सेम कैन कंपेयर एंड कंक्लूसिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैम। देखिए यहाँ पर हम कभी सिंगल नंबर को स्टैटिक्स की परिभाषा में नहीं लेते, यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि स्टैटिक्स इज अ प्लूरल नाउन। तो यानी कि हम काफ़ी सारी चीज़ों का जब कंपेयर करते हैं, यानी कि मल्टीपल थिंग्स जब होती हैं, तब हम उसको स्टैटिक्स की तुलनात्मक विधि में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल चीज़ नहीं होंगी, मल्टीपल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी, मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं होंगे, तो हम उसका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो और उससे कोई कंक्लूजन भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम हमेशा यहाँ पर क्या लेते हैं, एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट लेते हैं। एग्रीगेट मीन्स द सम टोटल, मीन्स काफ़ी सारे। ठीक है, मल्टीपल है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्ट लेते हैं, और इसी साइंस को हम स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, if it is stated that there are 1000 students in our college, and then it has no statistical significance. But if it is stated that there are 300 students in art faculty, 400 in commerce faculty, and 300 in science faculty in our college, so it make statistical sense as the data convey statistical information. ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, तो उसकी कोई स्टैटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट फैकल्टी के हैं, 400 कॉमर्स फैकल्टी के हैं और 300 साइंस फैकल्टी के हैं, तो इसका स्टैटिकल सेंस इसलिए होगा क्योंकि इस डाटा को मैं एक कन्वे कर रही है हमें ये इन्फॉर्मेशन, प्लस इस डाटा का मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंपेयर कर सकता हूँ बाकी कॉलेजेस के डाटा के साथ, प्लस इसको कंपैरिजन करने के बाद इससे मैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी ड्राइव्ड कर सकता हूँ। तो ये जो डाटा है इसको हम कहते हैं क्या, स्टैटिकल डाटा। क्योंकि इसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं। ओके, अगला कैरेक्टरिस्टिक या फीचर जो स्टैटिक्स का है वो ये है कि हम स्टैटिक्स को हमेशा नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स को हम कभी किसी गुण में या किसी वर्च्यू में एक्सप्रेस नहीं करते। किसी व्यक्ति का कोई गुण यानी कोई वर्च्यू कभी भी क्या नहीं बनता है, स्टैटिक्स नहीं बनता है, यानी कि क्वालिटी कभी किसी चीज़ की स्टैटिक्स नहीं बनती। हमें स्टैटिक्स को हमेशा कंपेयर करने के लिए किसी ना किसी नंबर में ही एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इरफान पठान इज़ टॉलर एंड सचिन तेंदुलकर इज़ शॉर्ट। तो इरफान पठान की हाइट ज़्यादा है सचिन तेंदुलकर से, तो इट हैज़ नो स्टैटिकल सेंस, तो इसके अंदर कोई भी स्टैटिकल सेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि हाइट ऑफ इरफान पठान इज़ 6 feet and 2 inch and Sachin's height is 5 feet and 4 inch, then these numerals will be called statics। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि इरफान पठान की हाइट 6 फीट 2 इंच है और सचिन की हाइट 5 फीट 4 इंच है, तो
तो मैंने यहाँ पर डाटा को नंबर्स में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं इसको क्या कहता हूँ कि ये क्या है, स्टैटिक्स में यूज़ होने वाली इंफॉर्मेशन है। तो ये स्टैटिकल डाटा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको किसी की हाइट के यानी कि बिग, स्मॉल, रिच, पुअर, है ना, अगर मैं इस टाइप की वर्च्यू में, इस टाइप की क्वालिटी में एक्सप्रेस करता हूँ तो वो कभी भी क्या नहीं होता है, स्टैटिकल डाटा नहीं होता है। ओके। The next characteristic of statics is multiplicity of causes. It means that statics are not affected by any single factor but are influenced by many factor. इसका ये मतलब है कि जो स्टैटिक्स है वो कभी भी एक फैक्टर से प्रभावित नहीं होता है ना, इसको प्रभावित करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स चाहिए, है ना। Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor they would lose all the significance. For instance, 30% can rise in price may have been due to the several causes like reduction in supply, increase in demand, shortage of power, rise in wages एंड राइज इन टैक्सेस। देखिए, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है, इन्होंने कहा है कि 30% प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, किसकी वजह से, काफ़ी ज़्यादा कारण है इसका। इन्होंने कहा कि 30% ऑफ द प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी इंक्रीज, किसी भी कॉमोडिटी के जो प्राइस हैं वो 30% इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसके काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, फैक्टर्स हैं, किसकी वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से, या डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, या पावर शॉर्ट होने की वजह से, वेजेस बढ़ने की वजह से, या टैक्स बढ़ने की वजह से काफ़ी कारण हो सकते हैं इसके। लेकिन अगर आप सोचिए इस स्टेटमेंट का सिर्फ एक ही कारण हो, तो अगर मैं उस कारण को हटा दूं तो वो अपनी सारी इम्पोर्टेंस खो देगा वो स्टेटमेंट। तो ऐसे ही स्टैटिक्स में होता है। स्टैटिक्स में हमेशा किसी भी चीज़ के जो कॉज होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, और उसी को स्टैटिक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर किसी चीज़ के सिर्फ एक ही कॉज है तो उस कॉज को हटाने के बाद वो सब्जेक्ट मैटर हमारे लिए कि कोई इन्फ्लुएंशियल रहेगा ही नहीं, इसीलिए हम मल्टीपल कॉज वाले सब्जेक्ट मैटर को ही स्टैटिक्स में इंक्लूड करते हैं। नाउ इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Reasonable accuracy. A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation, its nature, size and available resource. देखिए, हम जब भी स्टैटिक्स में बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पर जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते समय हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है, ज़रूरी है। मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ का अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस पर स्टैटिकल टूल अप्लाई करने के लिए, तो उससे पहले जो रॉ डाटा हमने कलेक्ट किया है तो वो जो रॉ डाटा है ना, वो एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। तो इस एक्यूरेसी, ये जो एक्यूरेसी है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि हम किस पर्पस से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब डाटा हम किस पर्पस से कलेक्ट कर रहे हैं, क्या नेचर है, क्या साइज़ है। कि साइज़ का मतलब ये है कि कितने लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, तो वो हो गया साइज़। और क्या हमारे पास रिसोर्स है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए, मतलब मुझे ओरल इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोई फॉर्म प्रिपेयर करना है ना, कोई क्वेरी फॉर्म प्रिपेयर करना है, जैसे कोई भर के देगा और मैं स्टैटिकल डाटा रिकॉर्ड करता जाऊंगा, तो क्या अवेलेबल रिसोर्स है मेरे पास उस डाटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। तो ये था स्टैटिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक, रीजनेबल एक्यूरेसी, है ना। तो मतलब जब भी हम रिकॉर्ड करें डाटा को, उसके सामने हमारे पास कुछ ना कुछ उसके लिए एक्यूरेसी होना चाहिए। अगला है म्यूचुअल रिलेटेड एंड कंपेरेबल। Such numbers alone will called be statics as are manually related and comparable. Unless they have quality of comparison, they cannot be called statics. देखिए, अगर हम डाटा सिर्फ कलेक्ट करें, है ना, और डाटा को सिर्फ हम कलेक्ट करें और उसको सिर्फ हम शो कर दें तो वो स्टैटिक्स नहीं होगा, ठीक है। डाटा को जब तक किसी दूसरे टर्म्स के साथ, दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट नहीं किया जाएगा और उन वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ जब तक कंपेयर नहीं किया जाएगा तब तक स्टैटिक्स इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जब तक क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन नहीं होगा उसको हम स्टैटिक्स नहीं कह सकते, है ना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली।
For example, if it is said that राम हैज़ 40 year old, तो राम की जो उम्र है, एज है, वो 40 year old है. मोहन इज़ 5 feet tall. सोहन हैज़ 60 kg ऑफ वेट. देन दिस नंबर नॉट बी कॉल्ड स्टैटिक्स. तो इन नंबर को हम स्टैटिक्स नहीं कह सकते बिकॉज देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल, क्योंकि इसमें किसी भी क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन हमें नहीं दिखाई देता. ठीक है. सो however they are not mutually related, है ना, तो there should be no comparison. तो if age, height and weight of all threes are interrelated, then same will be considered as statics. अगर मैं बात करूँ इन तीन, राम, मोहन और सोहन की हाइट का, इनकी एज का और इनके वेट का, तो अगर इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ और ये इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, ये वेरिएबल्स, है ना, तभी हम इसको किसका नाम देंगे, स्टैटिक्स का नाम देंगे, अन्यथा ये स्टैटिक्स नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव. Statics are collect with some predetermined objective. Any information collected without any definite objective will only be a numerical value, not statics. If data pertaining to the farmer of a village is collected, there must be some predetermined objective. ठीक है. तो अगला जो ऑब्जेक्टिव है या फिर अगला हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिक्स का, वो क्या है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. यानी कि अगर हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना, और उस पर स्टैटिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, तो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उस डाटा कलेक्शन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी आर कलेक्टिंग द डाटा ऑफ फार्मर इन अ विलेज, तो अगर हम किसी विलेज में फार्मर्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि जैसे हमें फार्मर्स की इनकम के बारे में पता करना है, या हमें ये पता करना है कि हमारे जो फार्मर है वो उनका एज ग्रुप क्या है, मतलब कि किस एज ग्रुप के कॉमन लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं, या हमें ये पता करना है कि किस प्रकार के लोग कितनी कितनी किस किस प्रकार की फार्मिंग करते हैं, मतलब किस प्रोडक्ट की फार्मिंग करते हैं. ठीक है. वीट की करते हैं, शुगर केन की करते हैं, है ना, राइस की करते हैं. तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम पता कर सकते हैं. पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ करते हैं, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं. तो कुछ ना कुछ स्टैटिकल डाटा रिकॉर्ड करने से पहले हमेशा उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिक्स का, वो है एस्टिमेटेड या एनम्बरेटेड. तो statics may be collected by the enumerated or are estimated. If the field of investigation is vast, the procedure of estimation will be helpful. For example, 1 lakh people attended the rally addressed by the Prime Minister in Delhi and 2 lakh in Mumbai. तो these statistics are बेस्ड ऑन एस्टिमेशन. देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स हमेशा डिपेंड होता है एस्टिमेशन पर. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने बात की एग्जाम्पल के लिए कि मैंने ये एस्टिमेशन किया कि करीबन 1 लाख पीपल ने अटेंड की थी रैली, जो कि दिल्ली की पीएम ने एड्रेस की थी. ठीक है. और 2 लाख लोगों ने उस रैली को मुंबई में अटेंड किया. तो ये हमेशा किस पर डिपेंड करता है, एस्टिमेशन पर. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये 7th कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिक्स का, कि स्टैटिक्स में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो एस्टिमेशन के बेस पर होता है. ठीक है. अगर स्टैटिकल फील्ड बहुत बड़ी है जिसमें हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी बार उसको एस्टिमेशन बेस पर काउंट किया जाता है. सो स्टैटिकल डाटा शुड बी रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. दैट इज़ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स. स्टैटिक्स का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये. ठीक है. जैसे कि अगर हमने एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिकॉर्ड किया, ठीक है, यानी कि हमने इन्वेस्टिगेशन की और स्कूल में स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने क्या किया, कलेक्ट किए. अब हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स तो कलेक्ट कर लिए, अब हमें उनकी क्लास नहीं पता. ठीक है. उनकी स्ट्रीम नहीं पता, उनकी एज ग्रुप नहीं पता, उनका
ये नहीं, उनका जेंडर नहीं पता, मेल और फीमेल, ठीक है, उनके कोर्स के बारे में नहीं पता, LLB है, BCom है, MCom है, क्या है। तो यहाँ पर हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम डाटा कभी कलेक्ट करें तो हमें उसको सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए, ताकि हम उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और इजीली कंपैरिजन कर पाएँ, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ द प्री डिफाइन ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले से निर्धारित ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए।